Hello and what's up, beautiful people? How are you all? I hope you all are fine and doing very, very well. And today's our topic is essay writing. And this topic is going to be very, very important for all the sixth semester students who are going to appear in the examinations tomorrow. That's 17th October. Okay. तो ऐसे राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके सिलेबस में है, इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे राइटिंग के दो सब टॉपिक्स आ जाते हैं। नंबर फर्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ ऐसे एंड नंबर सेकंड इज टाइप्स ऑफ ऐसे। इन दोनों कंपोनेंट्स, इन दोनों टाइप्स को हम अच्छे से इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। बस आप वीडियो में बने रहिए और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी एक नजर यहां डाल लें। तो सबसे पहले ऐसे कंपोनेंट्स ऑफ ऐसे पे जाने से पहले हमें ऐसे के बारे में पता होनी चाहिए कि व्हाट ऐसे एक्चुअली मींस, ये ऐसे क्या होता है। तो ऐसे जो वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड से निकला है, फ्रेंच वर्ड एसआई, ESSAI, एसआई से निकला है, जिसका मतलब होता है ट्राई या अटेम्प्ट, ट्राई करना, कोशिश करना, अटेम्प्ट। ठीक है, तो ये ऐसे क्या होता है एक्चुअली, ये हमारे अटेम्प्ट्स हैं, ये हमारे ट्रायल्स हैं। किस चीज के ट्रायल्स? हमारे जो ख्यालात हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, उनको एक्सप्रेस करने के ट्रायल्स, उनको एक्सप्रेस करने के अटेम्प्ट्स, एक अच्छे तरीके से, एक ऑर्गेनाइज्ड, एक क्लियर और केयरफुल मैनर के साथ। ठीक है, नाउ हैव अ लुक ऑन द डेफिनेशन। द वर्ड ऐसे इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड एसाई व्हिच मींस ट्रायल और अटेम्प्ट। फ्रेंच वर्ड से निकला है जिसका मतलब है ट्रायल या अटेम्प्ट। द ऐसे दैट वी राइट are therefore our attempts at expressing our thoughts in a clear, careful and organized manner। तो ये essays जो हैं ये हमारे attempts हैं, ये हमारे ट्रायल्स हैं। किस चीज के ट्रायल्स? हमारे जो थॉट्स जो हम एक्सप्रेस करते हैं एक क्लियर, एक केयरफुल और एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके के साथ। क्लियर है ये बात? आपको समझ में आ रहा है ना कि ऐसे क्या है? नाउ अब हमारा जो इसका सब टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ ऐसे। ऐसे के अज्जा क्या है, ऐसे के हिस्से कौन से हैं? जैसे इंसान के हिस्से होते हैं, बॉडी के कंपोनेंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, इसी तरह ऐसे के भी पार्ट्स हैं। इसके तीन पार्ट्स हैं, तीन कंपोनेंट्स हैं, याद रख लीजिए। नंबर फर्स्ट इज बॉडी, नंबर फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, नंबर सेकंड इज बॉडी एंड नंबर थर्ड इज कंक्लूजन। ये तीन हिस्से हैं ऐसे के। सबसे पहले इंट्रोडक्शन और दूसरा बॉडी और तीसरा कंक्लूजन। तो हम पहले इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, ऐसे में इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, इंट्रोडक्शन जो है सिंपली जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो हम उसे इंट्रोडक्शन लेते हैं या देते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उसका नाम क्या है, कहां से आया। इसी तरह ऐसे में भी होता है। ऐसे स्टार्ट होता ही इंट्रोडक्शन से है। ये एक पैराग्राफ होता है जिसमें बिल्कुल डिटेल दी जाती है, टाइटल दिया जाता है ऐसे का कि ये ऐसे किस चीज के बारे में लिखा जा रहा है। ओके, और ये इंट्रोडक्शन जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आसान होना चाहिए, इजी होना चाहिए और प्रिसाइज होना चाहिए, मतलब एक्यूरेट होना चाहिए। जो आप टाइटल दोगे, टाइटल भी आपको मेंशन करना पड़ता है इंट्रोडक्शन में। जो आप टाइटल दोगे उसी के रिलेटेड फिर आपको बॉडी में लिखना पड़ता है। नाउ अब हम देखते हैं कि ऐसे इसमें इंट्रोडक्शन में क्या होता है। द ऐसे बिगिंस विद एन इंट्रोडक्शन। ऐसे स्टार्ट होता ही इंट्रोडक्शन से है, व्हिच इज आल्सो इट्स ओपनिंग पैराग्राफ। ये इंट्रोडक्शन जो है ये ओपनिंग पैराग्राफ होता है ऐसे का। ऐसे स्टार्ट यहीं से होता है, इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट होता है, ये ओपनिंग पैराग्राफ होता है। इन ऑर्डर टू कैच द अटेंशन ऑफ रीडर्स द ऐसे कुड स्टार्ट विद अ कोट, एन एनालॉजी और अ क्वेश्चन। रीडर्स का अटेंशन, उनकी तवज्जो अपनी तरफ खींचने के लिए ये ऐसे जो है ये किसी क्वेटेशन के साथ स्टार्ट होना चाहिए। जैसे करते हैं ना, जब तकरीर करनी होती है किसी शार के साथ, या पहले कोई सवाल रखा जाता है, फिर बॉडी में या कंक्लूजन में उस सवाल का जवाब दिया जाता है। इस तरह ये ऐसे जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही दिलचस्प बनता है। द इंट्रोडक्शन शुड बी प्रिसाइज एंड क्लियर। प्रिसाइज होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। मेंशन द मेन टाइटल ऑफ द ऐसे इन इंट्रो। इंट्रोडक्शन में आपको टाइटल जो ऐसे का होगा वो भी मेंशन करना पड़ता है, जो मेन टाइटल है, मेन जो मौजू होता है, ठीक है, उन्वान। नंबर सेकंड इज बॉडी। जब इंट्रोडक्शन क्लियर होता है, इंट्रोडक्शन जब खत्म होता है, एक पैराग्राफ पहला वाला खत्म होता है, उसके बाद आपको बॉडी पे आना होता है। जो टाइटल आपने मेंशन किया था इंट्रोडक्शन में, उस टाइटल के बारे में आपको और ज्यादा डिटेल में लिखना पड़ता है, और ज्यादा डिटेल में वहां पे डिस्कस करना पड़ता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी का जो पैराग्राफ है, ये बॉडी जो है ये कंपोनेंट सबसे लेंथी और सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारी डिटेल इसी बॉडी में होती है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लेंथी कंपोनेंट होता है। द बॉडी कंसिस्ट्स ऑफ मेनी पैराग्राफ्स। इसके अंदर बहुत सारे पैराग्राफ्स होते हैं। इसके अंदर खाली एक पैराग्राफ नहीं होता है, इसके अंदर दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, और भी ज्यादा भी हो सकते हैं। Each paragraph supports the main idea of your essay by breaking it down into smaller ideas or subtopics। तो हर कोई पैराग्राफ जो है बॉडी का ये सपोर्ट करता है आपके मेन आइडिया को। ये आपका जो मेन आइडिया, फॉर एग्जांपल आपका जो मेन टाइटल है, मान के चलिए कि वो एयर पोल्यूशन है। आप एयर पोल्यूशन पे ऐसे लिखने वाले हैं, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप ऐसे ये मेंशन करोगे कि हमारा एयर पोल्यूशन का टाइटल है।
तो बॉडी में जब आओगे तो हर किसी पैराग्राफ में आपको अलग अलग से लिखना है। कैसे लिखना है? फॉर एग्जांपल पहले पैराग्राफ में आप लिखोगे कि एयर पोल्यूशन क्या होता है, डेफिनेशन दोगे कि एयर पोल्यूशन क्या होता है, डेफिनेशन। फिर सेकंड पैराग्राफ में जब जाओगे तो वहां पे आप लिखोगे कि काजेस ऑफ एयर पोल्यूशन क्या है, काजेस क्या है। तो तीसरे पैराग्राफ में जाके लिखोगे इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन या कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एयर पोल्यूशन। फिर इसी तरह फिर आगे जाओगे तो इंट्रोडक्शन, एट द एंड आप लिखोगे कि हाउ वी इरेडिकेट एयर पोल्यूशन, इरेडिकेट कैसे कर सकते हैं हम एयर पोल्यूशन को। इस तरह से आपको लिखना होता है। तो हर कोई सेंटेंस, हर कोई पैराग्राफ आपके मेन टॉपिक को सपोर्ट करता है। ओके, इज इट क्लियर टू यू गाइस? जस्ट गिव मी द थम्स अप if it is clear to you. Each body paragraph consists of a topic sentence and several supporting sentences. हर कोई जो सब टॉपिक होता है, हर कोई जो बॉडी का पैराग्राफ होता है उसके सब टॉपिक्स होते हैं और सब सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंसेस से काम चलता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि इफेक्ट्स ऑफ, एक पैराग्राफ लिखोगे उसमें लिखोगे आप इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। तो फिर आपको हर कोई सेंटेंस लिखना पड़ता है अच्छे से कि कौन कौन से इफेक्ट्स हैं, क्या क्या हो सकता है। वो सपोर्टिंग सेंटेंसेस बन जाते हैं आपके इस पैराग्राफ के, बॉडी के पैराग्राफ के। ट्रांजिशन like first, second, third help paragraphs to connect with each other and gives the clear understanding to the reader. और एक ट्रांजिशन, जैसे हम वर्ड्स यूज, फिगर्स यूज करते हैं, फर्स्ट सेकंड, जब भी हम कैसे किसी से बात करते हैं तो हम कहते हैं उसे भी पहली बात ये है, फिर दूसरी बात ये है, भैया देखो तीसरी बात ये है। इसी तरह जब आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे लिखोगे तो इससे क्या होता है, रीडर्स को आसानी होती है पढ़ने में और कनेक्टिविटी रहती है। पैराग्राफ्स में आपस में एक कनेक्टिविटी रहती है और आसान हो जाता है रीडर्स के लिए पढ़ना भी। ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट्स मैंने डिस्कस कर लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मैं तीसरा कंपोनेंट जो है वो डिस्कस करूंगा। नाउ द थर्ड कंपोनेंट इज कंक्लूजन। कंक्लूजन, अब आपको ऐसे इख्तिताम पे पहुंचाना है, कंक्लूड करना है। कंक्लूजन में आप क्या लिखते हो? ये ऐसा पैराग्राफ, ये एक पैराग्राफ होता है ऐसे राइटिंग का जिसमें आप कंक्लूड करते हो, आप समराइज करते हो, सारी चीजों को फिर से रिपीट करते हो, जो इंपॉर्टेंट आइडियाज होते हैं, इंपॉर्टेंट बातें होती हैं उनको रिपीट करते हो। ठीक है, और समराइज करके बताते हो, नटशेल में बताते हो। और यहां अगर आपका कोई क्वेश्चन था तो उसका आप, कोई प्रॉब्लम थी उसका आप सोल्यूशन देते हो एंड में, कंक्लूजन में कोई ओपिनियन दे सकते हो या फिर आप कोई प्रेडिक्शन देते हो एट द एंड कंक्लूजन में। नाउ हैव अ लुक ऑन द डेफिनेशन। द कंक्लूजन पैराग्राफ इज द लास्ट पैराग्राफ इन द एसे। ये लास्ट पैराग्राफ, एसे का आखिरी हिस्सा होता है, आखिरी पैराग्राफ होता है। इट कंप्लीट्स द एसे बाय समराइजिंग और रिपीटिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज। ये कंप्लीट करता है एसे को समराइज करके या मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज जो होता है उनको रिपीट करके। द कंक्लूजन कैन आल्सो इंक्लूड एन ओपिनियन, a prediction or a solution to a problem। तो ये ऐसे का जो कंक्लूजन है, ये इसमें क्या क्या होता है, एक ओपिनियन हो सकती है किसी चीज की, किसी चीज के ऊपर राय हो सकती है, कोई प्रेडिक्शन हो सकती है या सॉल्यूशन हो सकता है किसी प्रॉब्लम का। ओके, तो ये कंपोनेंट से 3 कंपोनेंट्स हमने पढ़ लिए। अब हमारा आखिरी टॉपिक पड़ता है, दैट इज टाइप्स ऑफ एसेज। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं वो भी दिखाता हूं। ओके गाइस, अब जो इंपॉर्टेंट चीज इसमें बचती है दैट्स टाइप्स ऑफ एसेज। इसमें 5 टाइप्स हैं एसेज के जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, बुक में दिए गए हैं। तो 3 आप यहां पे देखिए। पहले नंबर फर्स्ट इज नैरेटिव एसेज। नैरेटिव, नरेशन का मतलब होता है टेलिंग अ स्टोरी, एक कहानी कहना। ठीक है, जब एक राइटर एक कहानी, लेकिन कौन सी कहानी, वो रियल लाइफ स्टोरी होनी चाहिए, रियल लाइफ इंसिडेंट्स होने चाहिए, उसको हम नैरेटिव ऐसे कहते हैं। ठीक है, वो किसी शख्स के, किसी पर्सन के रियल लाइफ स्टोरी होती है, रियल लाइफ इंसिडेंट्स होते हैं, उसको जब लिखा जाता है, नरेट किया जाता है, जब नरेटर उसको लिखता है तो उसको हम नैरेटिव ऐसे कहते हैं। अब डेफिनेशन देखो, नरेशन मींस टेलिंग अ स्टोरी। नरेशन का मतलब होता है एक कहानी कहना। द राइटर नरेट्स अ रियल लाइफ इंसिडेंट और स्टोरी। नरेटर रियल लाइफ इंसिडेंट या रियल लाइफ स्टोरी को नरेट करता है, लिखता है। The narrative essay challenge students to think and write about themselves। इसका एक और जो फंक्शनिंग है नैरेटिव ऐसे की, इसका एक अहम काम जो है, नैरेटर क्या करता है, ये नरेशन जो है ये चैलेंज करती है स्टूडेंट्स को, जो पढ़ने वाले होते हैं, ताकि वो सोच सके या वो खुद अपने बारे में ये ऐसे लिख सके। जैसे हमने ज़ैडी स्मिथ का ऐसे पढ़ा, स्पीकिंग इन टंग्स, वो ऐसे ज़ैडी स्मिथ ने अपने बारे में, खुद अपने बारे में लिखा था। ठीक है, उसमें उसने आई वर्ड यूज इस्तेमाल किया था, आई। ठीक है, उसमें वो फर्स्ट पर्सन इस्तेमाल किया गया था। Narrative essays are usually written in the first person, helps engage the reader. I sentence give reader a feeling of being a part of the story। ठीक है, ये लिखे जाते हैं फर्स्ट पर्सन द्वारा, और फर्स्ट पर्सन आई जिसमें खुद अपने आप को बयान करते हैं और ऐसा लगता है कि स्टोरी का वो एक हिस्सा है, स्टोरी का वो एक हिस्सा है। तो दिस वाज ऑल अबाउट नैरेटिव ऐसे। आपको सिर्फ यही पढ़ना है अपने सिलेबस में, नैरेटिव ऐसे कैसे बिगिन करना है, उसकी बॉडी क्या होनी चाहिए, उसका इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए और उसका कंक्लूजन क्या होना चाहिए, यह आपके सिलेबस में नहीं है। आपको बस नैरेटिव ऐसे के ऊपर थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, यही आपके सिलेबस में भी है। नंबर सेकंड इज आर्गुमेंटेटिव ऐसे।
आर्गुमेंटेटिव एसे, इसमें क्या होता है, इसमें राइटर जो है वो परसुएट करता है, वो मनाता है, वो एग्री करा लेता है स्टूडेंट्स को या जो भी रीडर होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, अपने आर्ग्यूज से जो भी वो बातें, जो भी वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उससे वो एग्री करा लेता है, परसुएट करा लेता है सारे स्टूडेंट्स को जो भी यहाँ पढ़ने वाले रीडर होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी है, कैट्स आर बेटर देन डॉग्स, कैट्स आर बेटर देन डॉग्स। ये राइटर कहता है ऐसे में कि कैट्स जो है, बिल्लियां जो है ज्यादा अच्छी हैं किनसे, कुत्तों से, डॉग से, जबकि आप डॉग से प्यार करते हैं, डॉग्स को लव करते हैं। लेकिन ये इस तरह लिखेगा, ये राइटर इस तरह इस ऐसे को लिखेगा, इस आर्गुमेंटेटिव ऐसे को, कि हाँ आप बिल्कुल मान जाओगे, परसुएड हो जाओगे कि कैट्स आर बेटर देन डॉग्स, आप ये मान जाओगे। ये इस तरह लिखते हैं, इनको कहा ही जाता है आर्गुमेंटेटिव ऐसे। तो देखिए क्या लिखा है, एन आर्गुमेंटेटिव ऐसे इज वन दैट अटेम्प्ट्स टू परसुएड द रीडर टू द राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। आर्गुमेंटेटिव ऐसे जो है एक ऐसा अटेम्प्ट है जिसमें रीडर को परसुएड किया जाता है, राइटर परसुएड करा लेता है रीडर को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। वो कहता है कि कैट्स जो है बेटर देन डॉग्स से, आप कुत्तों से प्यार कर रहे होते हैं, लेकिन इसका ऐसे पढ़ने के बाद या इसकी बातें सुनने के बाद आपको लगता है कि हाँ भैया हम जिससे प्यार करते हैं वो बेटर नहीं है, बेटर ही कैट्स है। ठीक है। नंबर थर्ड इज डिस्क्रिप्टिव ऐसे। डिस्क्रिप्टिव नाम से ही पता चलता है डिस्क्रिप्शन, जब किसी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर डिस्क्रिप्शन डाली जाती है, डिस्क्रिप्शन से बात की जाती है, इन डिटेल बात की जाती है, तो उसको हम डिस्क्रिप्टिव ऐसे कहते हैं। वो सब्जेक्ट जो है कोई शख्स हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, या कोई इवेंट हो सकता है, ठीक है, कोई वाक्य हो सकता है। एंड डिस्क्रिप्टिव ऐसे प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर अंडर डिस्कशन। अंडर डिस्कशन के अंदर एक डिस्क्रिप्शन डाली जाती है किसी सब्जेक्ट मैटर पे, ठीक है, डिटेल डिस्क्रिप्शन। वो मैटर, वो सब्जेक्ट जो है वो शख्स हो सकता है कोई, वो कोई जगह हो सकती है, या फिर वो कोई इवेंट हो सकता है। तो ये तीन तरह के एसेज थे, इसके बगैर और भी दो हैं, आप इसको उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप अच्छे से इसको एग्जाम में पढ़ सकें। ओके, फोर्थ टाइप है रिफ्लेक्टिव और फिलोसफिकल एसेज। रिफ्लेक्टिव और फिलोसफिकल एसेज, इस तरह के जो एसेज हैं ये डील करते हैं किस चीज से, नेचर, यूनिवर्सल नेचर या एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल से, एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल्स या एब्स्ट्रैक्ट इश्यूज से, जैसे फ्रेंडशिप, लव, जो चीज हम, ये मटेरियलिस्टिक चीजें होती नहीं है और इनका कोई मेजरमेंट नहीं होता, इनको हम नाप नहीं सकते, ठीक है, इनको हम मीटर्स में, किलोमीटर्स में, लीटर्स, ग्राम्स में हम मेजरमेंट नहीं ले सकते। क्योंकि लव, आप प्यार करते हैं किसी से, क्या आप किसी को बता सकते हैं मैं आपसे 1 kg लव करता हूं? नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना, क्योंकि इसका हम मेजरमेंट ही नहीं कर सकते। या फ्रेंडशिप, मेरी आपके साथ इतनी सारी दोस्ती है, क्या आप उसको यूनिट में बता सकते हो? नहीं, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये मटेरियलिस्टिक नहीं है। या ये फिलोसफिकल जो एसेज है ये डील करते हैं कुछ प्रोवर्ब्स के साथ। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया मैंने, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एक्शंस स्पीक मतलब ये फ्रेज है, एक्शंस तो बात नहीं कर सकते, लेकिन ये एक फ्रेज है, ठीक है, ये एक फ्रेज है। तो इन चीजों के साथ ये सारी चीजें डिस्कस की जाती हैं इस तरह के एसे में। डेफिनेशन देखो क्या है, दिस टाइप ऑफ एसे डील्स विद इश्यूज ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट और यूनिवर्सल नेचर लाइक फ्रेंडशिप, ट्रूथ, लव, डेथ एटसेट्रा, और इवन प्रोवर्ब्स लाइक एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, फ्रेजेस के साथ, या जो मटेरियल इश्यूज, मटेरियलिस्टिक एब्स्ट्रैक्ट इशू, मटेरियलिस्टिक नहीं, एब्स्ट्रैक्ट इश्यूज या यूनिवर्सल नेचर इश्यूज जो होंगे उनके साथ ये डील करता है। नाउ फिफ्थ एंड द लास्ट टाइप इज एनालिटिकल एसेज। एनालिटिकल एनालिसिस वर्ड से ही जाहिर हो जाता है, ये डीप इंफॉर्मेशन देते हैं किसी चीज के बारे में, किसी बुक की, किसी फिल्म की, किसी मूवी की, इनकी एनालिसिस और इनकी रिव्यू की जाती है इस तरह के एसेज में, उसको हम एनालिटिकल एसे, और इस तरह के एनालिटिकल एसेज को क्रिटिकल एसेज भी कहा जाता है। अगर आपके एग्जाम में क्रिटिकल एसे आता है तो आप ये लिख सकते हैं, क्योंकि एनालिटिकल और क्रिटिकल एसेज एक ही तरह के होते हैं। नाउ डेफिनेशन पे नजर डालो, सच एसेज प्रोवाइड एन इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ अ टॉपिक। इस तरह के एसेज इन डेप्थ नॉलेज देते हैं, एनालिसिस करते हैं किसी टॉपिक की। इट एनालिसिस एंड रिव्यूज बुक्स, मूवीज और प्लेज, ये रिव्यू लेते हैं या एनालिसिस करते हैं किताबों की, मूवीज की या ड्रामों की, प्लेज की। Analytical essays are also called as critical essays। इस तरह के एनालिटिकल एसेज को क्रिटिकल एसेज भी कहा जाता है। तो ये सब मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर दिया। टाइप्स ऑफ एसेज जो थे वो बता दिया आपको, कंपोनेंट्स ऑफ एसेज जो थे वो बता दिया, ऐसे क्या होता है वो भी आपको बता दिया। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, ऐसे सपोर्ट करते रहिए। लव यू ऑल।